वेलकम टू मेंटलेक्टो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैक्टीरियल कंपोनेंट। स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हम 3 कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे: साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स एंड द ट्रांसपोसोम। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है ये सिमिलर टू यूकेरियोट्स होती है, एक्सेप्ट इसमें कुछ चेंजेस होती है। अगर हम बेसिक कंपोजिशन को देखें तो इसमें लिपिड बाइलेयर होती है। लिपिड बाइलेयर, लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, अप एंड डाउन। ओके, और इसमें जो है जो प्रोटीन्स हैं वो एम्बेडेड हुई होती हैं लिपिड बाइलेयर में। ये जो प्रोटीन्स होती हैं इसमें एम्बेडेड हुई होती है। ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, और यू कैन से साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का। अच्छा, फर्क कहां पर होता है प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स के अंदर? यूकेरियोट्स के अंदर स्टीरोल होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर स्टीरोल नहीं होता। स्टीरोल इसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में बड़ा हेल्पफुल होता है। ठीक हो गया। सिवाय प्रोकैरियोट्स में एक ऐसी जीनस है जिसमें स्टीरोल होता है, ये एक एक्सेप्शन है, माइकोप्लाज्मा। क्लियर हो गया? यूकेरियोट में स्टीरोल है, प्रोकैरियोट्स में नहीं है, सिवाय माइकोप्लाज्मा के। माइकोप्लाज्मा में स्टीरोल होता है। अच्छा, इसके फंक्शंस की अगर बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बड़ा हेल्पफुल होता है लिपिड बाइलेयर। ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी लगी हुई होती हैं डिफरेंट जगह पे। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी लगी हुई होती हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बड़ी हेल्पफुल होती हैं लिपिड बाइलेयर में। अच्छा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बड़ा हेल्पफुल होता है, जो कि रिस्पायरेशन में एक प्रोसेस होता है जिसमें फॉस्फेट ऐड होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये बड़ा हेल्पफुल प्रोसेस होता है। अच्छा, इसके बाद सिक्रीशन ऑफ टॉक्सिन। जो टॉक्सिन बैक्टीरिया के अंदर बनेंगे उसको बाहर एक्सक्रीट करने के लिए भी मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। ये मेम्ब्रेन से पास आउट होता है। कौन से टॉक्सिन? एक्सोटॉक्सिन, क्योंकि एंडोटॉक्सिन जो मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं ना, सेल वॉल के ऊपर, लेकिन ओनली एक्सोटॉक्सिन जो है वो सिक्रीट होते हैं। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में। अगर हम देखें राइबोसोम्स के बारे में, राइबोसोम मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, इसकी कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें राइबोसोमल आरएनए होता है और प्रोटीन्स होती हैं, यानी कि इसके अंदर भी प्रोटीन होती है और ये प्रोटीन बनाने में भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये दो कंपोनेंट से जो है राइबोसोम बनता है। और राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। इसको प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री भी कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, राइबोसोम जो बैक्टीरिया में मौजूद है, प्रोकैरियोट्स में मौजूद है, वो यूकेरियोट से डिफरेंट होता है। उसकी प्रोटीन और जो राइबोसोमल आरएनए उसकी कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है। इसी वजह से जब हम एंटीबायोटिक्स, ऐसी एंटीबायोटिक जो राइबोसोम पर जाकर एक्ट करती है, वो जो है वो स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के राइबोसोम पे जाकर एक्ट करेगी, ना कि ह्यूमंस के या यूकेरियोट्स के राइबोसोम पे जाकर एक्ट करेगी। ये वाली बात इंपॉर्टेंट हो गई। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम होता है। अब ये S क्या होता है? स्वेटबर्ग, ये एक यूनिट है। अब ये जो S है ये एक यूनिट है, स्वेटबर्ग यूनिट। ओके, इसके बाद जब अगर हम ये तो हो गया, प्रोकैरियोट में क्या होता है? 70S होता है, और जबकि यूकेरियोट्स में क्या होता है? 80S होता है। अब इसके अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो 70S के 2 कंपोनेंट, एक लार्जर होता है, एक स्मॉलर यूनिट होता है। लार्जर तो होता है वो 50S होता है और स्मॉलर 30S होता है। इसी तरह यूकेरियोट में लार्जर 60 होता है और स्मॉलर 40 होता है। अब बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन होती है कि 50 और 30 को अगर हम ऐड करें तो ये तो 80 बनता है, तो ये 70 कैसे आ गया? ये जो है ये जो स्वेटबर्ग यूनिट है ना, ये डिपेंड करता है कि कितने टाइम में कोई सब्सटेंस सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सेडिमेंट होता है, नीचे बैठता है। अगर एक मैं बात करूं, ये एक ट्यूब है, इसके बाद हम इसमें ट्यूब में राइबोसोम लेते हैं। ठीक है, राइबोसोम सबसे पहले एक स्मॉल यूनिट लिया, उसके बाद लार्ज यूनिट लिया, और उसके बाद दोनों यूनिट लिए। 3 केसेस बता रहा हूं, स्पेसिफिकली प्रोकैरियोट्स को डिस्कस कर रहा हूं, यूकेरियोट्स का केस भी वही होगा। अब मैंने सबसे पहले एक स्मॉल यूनिट लिया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया।
कितने टाइम में। अब ये जो नीचे बैठने का अमल होता है ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। ये एक जो है वेट पे डिपेंड कर रहा होता है और दूसरा ये डिपेंड कर रहा होता है शेप पर। शेप भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब मैंने इसको सेंट्रीफ्यूज किया, स्मॉलर यूनिट सेडिमेंट हो गया, जितने भी टाइम में हुआ मैंने उसको स्वेटबर्ग यूनिट में कन्वर्ट किया तो उसका आंसर आ गया 30 इयर्स। अब लार्जर यूनिट को स्पेसिफिकली मैंने सेंट्रीफ्यूज किया, कितने टाइम में हुआ मैंने उसको स्वेटबर्ग में यूनिट में कन्वर्ट किया, मुझे 50 इयर्स मिला। अब जब मैंने दोनों को आपस में मिलाकर कंबाइन करके सेंट्रीफ्यूज किया तो उसके बाद मेरा आंसर आया 70 इयर्स। तो ये बात जहन में रखी जाए, वेट पे डिपेंड नहीं करता, ये कोई एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये मैथमेटिक्स नहीं है कि जस्ट एडिटिव प्रॉपर्टी करें और ये 80 एस आ रहे, नॉट, ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो है डिपेंड करता है कितने टाइम में कोई सब्सटेंस नीचे बैठता है, और वो सब्सटेंस के बैठने की दो चीजों पे डिपेंड करता है, वेट पर और शेप पर। तो इस वजह से 50s और 30s ये हमने सेपरेट करके देखा, और जब हमने कंबाइन करके देखा तो हमारा आंसर 70s आया। सिमिलरली यूकेरियोट में भी ऐसे ही होता है, अलग अलग करके देखा, लार्जर यूनिट को 60s आया, स्मॉलर का 40s आंसर आया। जब हमने दोनों को मिलाकर चेक किया तो हमारा 80s आया, ना कि इन दोनों को हमने डायरेक्ट जमा करके कह दिया कि 80s है, नो, फिर तो ये 100 बनेगा। ये वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइबोसोम्स के केस में, इसके लार्जर एंड स्मॉलर यूनिट में। क्योंकि हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको बस ये 70s वाला आपके फिंगर टिप से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ट्रांसपोसोन, जिसको जंपिंग जीन भी कहते हैं, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की एबिलिटी रखता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, इसी वजह से इसको जंपिंग जीन कहा जाता है। अगर मैं बात करूं, ये बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, बैक्टीरियल डीएनए, प्लाज्मिड हो सकता है, या बैक्टीरियोफेज कहते हैं बैक्टीरिया को खाने वाला। अब बैक्टीरिया ईटर क्या होता है, वायरसेस, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उनको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। अब ये जो ट्रांसपोसोन होता है ये बैक्टीरियल डीएनए के अंदर भी घूम सकता है, प्लाज्मिड के अंदर अलग घूम सकता है, और बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए के अंदर अलग घूम सकता है। ये वाली बात क्लियर हो गई। और ये ट्रांसपोसोन जो है ये इनमें एक्सचेंज भी हो सकता है, यानी कि ये बैक्टीरियल डीएनए से प्लाज्मिड में जा सकता है, या प्लाज्मिड से बैक्टीरियल डीएनए में आ सकता है, प्लाज्मिड से बैक्टीरियोफेज में जा सकता है, बैक्टीरियोफेज से प्लाज्मिड में आ सकता है, यानी कि ट्रांसफर हो सकता है इन तीनों चीजों के दरमियान। यानी कि ट्रांसपोसोन जो सेगमेंट है डीएनए का वो जस्ट इन चीजों के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोसोन या जंपिंग जीन्स कहा जाता है। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो इस सेगमेंट डीएनए के सेगमेंट में ड्रग रेजिस्टेंस जीन मौजूद हो सकती हैं, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। दूसरा, इसके पास ऐसी जीन्स मौजूद होती हैं जो कि एंजाइम्स बनाने में हेल्पफुल होती है, ओके। और ये सेगमेंट, ये जो डीएनए के सेगमेंट है ना, ये किसी और डीएनए के पास जाए तो उसमें म्यूटेशन कॉज करेगा। अगर मैं कहता हूं लेट्स सपोज ये क्या है, बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें, कोई म्यूटेशन नहीं है, लेकिन अगर ट्रांसपोसोन का कोई एक सेगमेंट आकर यहां मिट जाता है तो अब इसमें म्यूटेशन आ गई। अब जो है ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन डिफरेंट परफॉर्म होगी, क्योंकि एक सेगमेंट अलग आके जुड़ के जो इंसर्शन हो गई है। अब यहां पर जो है ये जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में जाएगा इससे क्या होगा, म्यूटेशन कॉज होगी, यानी कि ट्रांसपोसोन जंपिंग जीन म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके डोमेन्स की बात करें, इसके पार्ट्स की बात करें तो इसके 4 डोमेन्स होती है। सबसे पहले डोमेन का जो डोमेन 1 जो होता है उसमें इन्वर्टेड रिपीट ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि एंड पे मौजूद होता है। ये एक पूरा जो है वो जंपिंग जीन है या ट्रांसपोसोन है, इसके दोनों एंड पे इन्वर्टेड रिपीट, अगर मैं बात करूं इन्वर्टेड रिपीट, ये एक सीक्वेंस होता है जो इसके दोनों एंड पे मौजूद होता है। ये सीक्वेंस जो है ये किसी दूसरे डीएनए के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होने में हेल्पफुल होता है। लेट्स जैसे अभी मैंने बात की, ये जो बैक्टीरियल डीएनए था इसके अंदर जाकर ये इंसर्ट होता है, तो इसके जो साइडों पे होगा ना, ट्रांसपोसोन के साइडों पे जो सीक्वेंस होगा उसको क्या कहेंगे, इन्वर्टेड रिपीट, क्योंकि ये दूसरे डीएनए के साथ इंटीग्रेट बाइंड होने में हेल्पफुल होता है। ये हो गया पहला डोमेन। दूसरी डोमेन जो होती है ट्रांसपोसेज। अब ये जो एंजाइम, ये जो अगला है, ये वाला जो ग्रीन पोर्शन है ये सेकंड डोमेन है। अब जो सेकंड डोमेन में ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है ट्रांसपोसेज। अब ये क्या करता है, ये 2 चीजें परफॉर्म करता है। ये जो है ये कट करने में
जंपिंग जीन को दोनों साइडों से कट करने में हेल्पफुल होता है। और दूसरी बात ये दूसरे जब कट करके जो किसी दूसरे जब डीएनए के मॉलिक्यूल के पास जाना है तो वहां जाके अटैच होने में भी हेल्पफुल होता है। ये दूसरा काम हो गया ट्रांसपोसेस का। अच्छा, इसके बाद होते हैं, मैं पहले फोर्थ को डिस्कस करूंगा। फोर्थ डोमेन में क्या होता है, ऐसी जीन्स होती है जो कि रेजिस्टेंस कॉज करती है। लेट्स सपोज मैं बात करता हूं, ये फोर्थ डोमेन है, ये फोर्थ डोमेन है, ठीक है। फर्स्ट तो ये थी इन्वर्टिड, दूसरी कौन सी थी, ट्रांसपोसेस, तीसरी क्या है, इसमें ऐसे जीन्स होती है जो कि ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिससे बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस पैदा होती है। लेट्स सपोज जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है बीटा लैक्टेमेज। बीटा लैक्टेमेज जो है ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है और ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करता है। अब जो बीटा लैक्टेमेज है, अब यहां पर क्या होता है, ये फोर्थ डोमेन में होता है। ये क्या होता है, ये ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होता है। इसके बाद जो तीसरा डोमेन था, ये जो रिप्रेसर सीक्वेंस आता है, ये क्या काम करता है, ये जो है ट्रांसपोसेस और बीटा लैक्टेमेज ड्रग रेजिस्टेंस जीन्स को रेगुलेट करता है। जस्ट इसका काम ये होता है। रिप्रेसर का काम क्या होता है, रेगुलेट करना। सो समराइज अगर हम करें, आईआर क्या है, दोनों तरफ मौजूद होता है और इंटीग्रेट में हेल्पफुल होता है। ट्रांसपोसेस क्या है, ये एंजाइम्स है जो कि क्या है, कट करने में और जोड़ने में मदद करता है जंपिंग जीन को। रिप्रेसर क्या है, ये ट्रांसपोसेस और बीटा लैक्टेमेज को रेगुलेट करता है और बीटा लैक्टेमेज जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस पैदा करने में मदद करती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दो तरह से पैदा हो सकती है, या तो फिर जीन्स जो है वो प्लाज्मिड के पास हो सकते हैं या ट्रांसपोसोन के पास हो सकते हैं। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है चूंकि, और ये दोनों कंपोनेंट एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को ऐसी जीन्स दे सकता है जिससे रेजिस्टेंस पैदा हो। ओके, रेप्लिकेशन की बात करें तो ट्रांसपोसोन किसी डीएनए के साथ मिलकर ही रेप्लिकेट कर सकता है। जैसे कि अगर अकेला ट्रांसपोसोन है, ये कभी रेप्लिकेट नहीं करेगा, ये किसी पहले दूसरे डीएनए के साथ बाइंड होगा फिर जाके रेप्लिकेट करेगा। अच्छा, इसके एक और चीज होती है इंसर्शन सीक्वेंस। ये ऐसे सीक्वेंस होते हैं, इसको ट्रांसपोसोन की टाइप भी कह सकते हैं। अब इस सीक्वेंस में क्या होता है, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है 800 से 1500 बेस पेयर का ये एक सीक्वेंस होता है। अब ये क्या होता है, ये सीक्वेंस जो है वो किसी डीएनए के दरमियान में जाकर इंसर्ट हो सकता है और उसमें म्यूटेशन कॉज कर सकता है। जिस तरह जो है ट्रांसपोसोन करता है, इसी तरह इन्वर्टेड सीक्वेंस भी डीएनए के मॉलिक्यूल में जाकर इंसर्ट हो जाएगा और म्यूटेशन कॉज करेगा। या ऐसा हो सकता है कि जो इन्वर्टेड सीक्वेंस है ये किसी ट्रांसपोसोन के दोनों एंड पर जाकर अटैच हो जाए, यहां पर भी और यहां पर भी। इस तरह जो है ये इंसर्शन सीक्वेंस होता है जो डीएनए के सेंटर में जाकर अटैच हो सकता है या ट्रांसपोसोन के साइडों पे जाकर अटैच हो सकता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने बैक्टीरियल कंपोनेंट को डिस्कस किया, स्पेसिफिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम और ट्रांसपोसोम। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।